तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कल सेबी की ओर से जवाब आया, अदानी समूह की ओर से जवाब आया, आज शेयर बाजार ने भी जवाब दे दिया है और बीजेपी भी इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जुड़ गए। रविशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। रवि जी, भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्दी 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे क्या ये कारण लग रहा है कि एक तरह से साजिश है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है इसको पटरी से नीचे उतारा जाए? आज मैंने, अखिलेश जी धन्यवाद, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मनमोहन सिंह 11वीं या 12वीं अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे जब भारत फ्रेजाइल 5 में था, पॉलिसी पैरालिसिस थी। आप अनुभवी पत्रकार टीवी के हैं, आपने खुद देखा है। आज वहाँ से मोदी जी की अगुवाई में देश 5वीं अर्थव्यवस्था पहुँच गया और तीसरी पहुँचने के रास्ते में है। भारत में दुनिया का सबसे अधिक FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। आज आपने एक पहले आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने, सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी हुई, उनके आदेश के अंतर्गत 23 इंक्वायरी कंप्लीट हुई है, 24वीं चल रही है। उसके बाद सेबी ने उनको नोटिस किया हिंडनबर्ग को कि आप जवाब दीजिए जुलाई में, और उन्हें वेबसाइट पर नोटिस को लगाया है जिसमें किस कारण से आपसे जवाब मांगा जा रहा है ये भी कहा हुआ है। तो वहाँ जवाब देने के बजाय आप दोबारा एक परत खोलते हैं। ये हिंडनबर्ग कौन है, इसमें किसका मेजर इन्वेस्टमेंट है? जॉर्ज सोरोस का है। ये कौन महाशय हैं? अच्छा पैसा कमाया है, भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं कि भारत का लोकतंत्र असफल है, मोदी जी की सरकार असफल है, भारत में धार्मिक विभेद है। पूरे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज वकील हैं, राज्यसभाधारी हैं, वो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए क्या कि हम भी पेश होना चाहते हैं? याद करिए अखिलेश जी, आपको जरूर ध्यान होगा, पूर्व में राहुल गांधी ने कहा था कि पेगासस फ़ोन मेरा भी हैक कर रहा है, बाकी का हैक कर रहा है, उसकी इंक्वायरी हुई। कभी आप गए क्या? आपने अपना फ़ोन दिया क्या इंक्वायरी के लिए? अपना फ़ोन भी नहीं दिया। तो इस तरह से कोई चिट दे दे, कभी राफेल की चिट दे दे, कभी हिंडनबर्ग की चिट दे दे, फिर दोबारा चिट दे दे और आप हल्ला करते चलिए। तो आज मैंने कहा था और अभी फिर दोहराऊंगा आपके चैनल पर कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी और टूल किट गैंग भारत से नफरत करने लगा है। भारत की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो, अराजकता हो। मैं धन्यवाद दूंगा, आपने कहा कि छोटे इन्वेस्टर्स जो करोड़ों की संख्या में हैं वो न हिले न डिगे, जो पिछली बार डिग गए थे, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये क्या खेल हो रहा है। हाँ, इसलिए बात कही गई है और देश में कांग्रेस पार्टी के मंसूबों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी कल से हमलावर है जब से रिपोर्ट आई है और वो कह रहे हैं कि इस पर जेपीसी की मांग होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि जो ये हिंडनबर्ग 2.0 आया है इसके बाद से उनकी जेपीसी की जो मांग थी वो ज़्यादा पुख्ता हुई है। लेकिन सवाल ये रवि जी, जब देश का सुप्रीम कोर्ट, जैसा आपने कहा कि इस मामले में अपना फैसला दे चुका है, सेबी जो कि एक बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है वो इसमें जांच अपनी पूरी कर चुकी है, उल्टे उन्होंने हिंडनबर्ग को शोकॉज नोटिस दिया था जिसका जवाब देने के बजाय हिंडनबर्ग ने उल्टे सेबी के ऊपर आरोप लगाया है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि उसे क्या देश की सुप्रीम कोर्ट में, देश की रेगुलेटरी बॉडीज़ में विश्वास नहीं है? अब आपने बड़ा कठिन सवाल उठा दिया अखिलेश जी। फिर कहूँगा, आप अनुभवी पत्रकार हैं, क्या कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन पर विश्वास है? बोलिए, क्या कांग्रेस पार्टी को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है? क्या 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 कहा उन्होंने? राहुल गांधी के खिलाफ राफेल में कंटेम्प्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या कांग्रेस पार्टी को आपकी जमात पर विश्वास है? क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी मीडिया के खिलाफ? अगर उसका एक कतरा भी हम लोग करें तो आप लोग हम लोग का बॉयकॉट करना शुरू कर दें। तो न मीडिया पर विश्वास, न इलेक्शन कमीशन पर विश्वास, न सुप्रीम कोर्ट पर तल्ख टिप्पणी। विदेश जाते हैं तो भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। तो फिर ये उठा रहे हैं अगर सेबी के बारे में, तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आपके दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि सेबी का एक रोबस्ट लीगल स्ट्रक्चर है जो भारत के शेयर मार्केट को मॉनिटर करती है और पूरे कार्रवाई करती है। उनके निर्णय के खिलाफ एक अपील का प्रावधान है।
जिसमें रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज बैठते हैं, और वहाँ पर उनके खिलाफ फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। तो ये तो पूरा एक रोबस्ट मैकेनिज्म है ना जो ये काम करता है। और आपकी पूरी कोशिश क्या है? कोशिश है कि ये जेपीसी उठाओ, बाकी उठाओ, और इस तरह से करो कि ये अनिश्चितता, अस्थिरता का माहौल रहे और विदेशी पूंजी निवेशक भारत में पूंजी निवेश करने से कतराएं, हिचकें, और छोटे पूंजी निवेशक कहें कि नहीं भैया गड़बड़ है। यह है इसकी सही साजिश जो मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी, और फिर कहूँ हिंडनबर्ग है कौन, और अखिलेश जी फिर कहूँगा आपके पुराने अनुभव का हवाला दूंगा। याद करिए मनमोहन सिंह के समय कितने स्कैम हुए थे, 2G, कोयला स्कैम, कॉमनवेल्थ, ऑगस्टा वेस्टलैंड, वो जो एक और बड़ा सा बेंगलोर का हुआ था, तो अंतरिक्ष देवास, इतने लाखों करोड़ के स्कैम पर कभी इस तरह की रिपोर्ट विदेश से आती थी क्या? मुझे बताइए तो आज क्यों आती है, और एक के द्वारा क्यों आती है जो है हिंडनबर्ग, तो क्या कोई साजिश एक के द्वारा, कोई साजिश देख रहे हैं रविशंकर जी? और उसमें लिखा हुआ है जी। बिल्कुल, मैं आपको इसलिए ये सारी परिस्थितियों का आकलन करके संदेहास्पद परिस्थितियों को बता रहा हूं आपको। प्लीज समझिए इस बात को। एक हिंडनबर्ग का काम है जो खुद भी लिखता है कि मेरा शॉर्ट साइटेड भी हो सकता है, मेरी रिसर्च पूरी नहीं है, जो शॉर्ट सेलिंग में अरबों कमाता है, जिसका मेजर इन्वेस्टर जॉर्ज सोरोस है, जो एंटी इंडिया है खुलेआम। तो इन सारी संदेहास्पद, संशय से भरी परिस्थितियों को मैं आपके सामने आउटलाइन कर रहा हूं। तो कहते हैं कांग्रेस पार्टी हिंडनबर्ग 2.0 है, तो मैं उसका काउंटर सवाल पूछूंगा कि अभी बताइए हिंडनबर्ग 3.0 आने वाला है क्या, हिंडनबर्ग 4.0 आने वाला है क्या? मतलब कांग्रेस पार्टी हारी, कांग्रेस पार्टी फंसी, तो हिंडनबर्ग को लाओ। लोकसभा के चुनाव के पहले एक ले आए, उसका हंगामा हुआ, फिर हार गए, फिर दूसरी लाओ। ये है कुल खेल कांग्रेस पार्टी का। रवि जी, इसमें क्या आप कोई जियो पोलिटिकल सिचुएशन को भी देखते हैं कि शायद जो भारत के हित हैं, सामरिक हित हैं, रणनीतिक हित हैं, उनको भी ठेस पहुंचाने का एक तरह से प्रयास है? कुछ ऐसे लोग, ऐसे देश जो कि नहीं चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, भारतीय कंपनियां बढ़ें, ज़्यादा दूसरे देशों में निवेश करें? देखिए, यह आशंका हो सकती है। मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं, अपने प्रधानमंत्री के प्रेरणा से, निर्देश से आज देखिए भारत में इलेक्ट्रॉनिक मंत्री भी था। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गया। लगभग 900 मिलियन का मोबाइल फ़ोन बाहर गया है। अब विदेश से नहीं आते हैं, आप भी जानते हैं। एप्पल हो, सैमसंग हो, सब यहाँ आ गए, और भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा क्षेत्र बन रहा है। आज भारत में चिप्स बनने जा रहे हैं। भारत स्पेस में, स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। भारत में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बड़ी संख्या में आ रहा है, क्योंकि भारत बड़ा बाजार भी है, भारत में लोग भी अच्छे हैं और अच्छा काम होता है, और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, और मोदी जी ऐसा शानदार और प्रभावी लीडरशिप है, तो लोग परेशान तो होते हैं ना, ऐसी बात तो नहीं है। और उसमें परेशानी में कुछ लोग उसका लाभ लेते हैं, कहीं से पिन लगाओ। फिर मैं आपसे कहूँगा, मनमोहन सिंह के 10 साल में हिंडनबर्ग ऐसी संस्थाएं नहीं थी क्या? हो सकता है ये बाद में आई होंगी, और कोई, और हिंडनबर्ग ही क्यों, जो हिंडनबर्ग 2.0 की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए मैंने ये सारी परिस्थितियाँ जो बताई आपको, ये समझता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते करते कांग्रेस पार्टी, उनके सहयोगी और टूल किट गैंग भारत से नफरत करने लगा है। रवि जी, मैं उसी उनकी सवाल कोशिश पे है कि भारत में आर्थिक अस्थिरता आए। मैं उसी सवाल पर वापस आऊंगा, छोटे निवेशकों के हितों के बारे में, क्योंकि जब ये हिंडनबर्ग 1.0 आया था तो हमने देखा था कि शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट हुई थी, और जो छोटे निवेशक अपने जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं शेयर बाजार में इस उम्मीद में कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा, सुनिश्चित होगा, उनके हितों को बड़ी ठेस पहुंची थी। आपको लगता है कि ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरह से उनके हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश विदेशों में बैठी ताकतें कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं समझ में आता है? 50 साल से देश पर राज किए है,
मैंने एक और बड़ा सवाल उठाया था और यहाँ उठाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का देश को नेहरू जी के समय ले जाना चाहती है कि नरसिम्हा राव जो उनके प्रधानमंत्री थे, उनको देश की इकोनॉमी को खोलना पड़ा। याद है कि नहीं आपको? 91 में डूब रहा था भारत, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस थी। तो आज खुला, रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई, और आप देख रहे हैं कि क्या क्या हुआ। छोटे निवेशकों को भी अवसर मिला, हम भी कुछ कमाई करें। और मुझे एक रोचक कहानी मालूम हुई है अखिलेश जी, मैं कह रहा हूँ आपकी टीम थोड़ा वर्कआउट करे कि राहुल गांधी ने जो अपना एफिडेविट दिया था 19 में या पहले दिया था, तो मैंने सुन रहा है कि उनका स्टॉक में जो बढ़ोतरी हुई है उसका भी जिक्र है। दिखवाइए 19 में 24 में स्टॉक की प्राइसिंग क्या हो गई। अगर ये सही है तो वो भी तो हाँ। इसके लाभार्थी हैं। ये सब तो उनके जो रिटर्न ऑफ एसेट्स है उसमें दिखाई पड़ जाएगा। मैं क्या बताऊं। जाते जाते इसलिए कृपा करके कांग्रेस पार्टी अराजकता न फैलाए, जाते जाते रवि जी और हम होने नहीं देंगे। जाते जाते का आखिरी सवाल रवि जी, आपको ये जो मांग कांग्रेस की ओर से उठाई जा रही है जेपीसी की, आपको लगता है जेपीसी या कोई और दूसरी एजेंसी इसकी जांच करे जो सभी आरोप, जो नए आरोप लगाए गए हैं? भाई जेपीसी की ईमानदार मांग है कि जेपीसी एक कवर है, हाँ, जिसके पीछे भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है? बोलिए, यही तो खेल है ना कि यहां पूंजी निवेश मत करो, संसद इन्वेस्टिगेट कर रही है, बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है, ये जो बताना, गुब्बारा छोड़ना, जेपीसी कराओ, ये ठीक नहीं है। जेपीसी अखिलेश बाबू कुछ लोगों के अहम की संतुष्टि के लिए नहीं होती है। वो अपने दिनों को देखें क्या किया था देश में। आज भारत ईमानदारी से चल रहा है और भारत को चलने दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि जी इस तमाम चर्चा के लिए, जानकारी के लिए।